हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज का जो है वो 11th लेक्चर है। ठीक है, 10th क्लास के से रिलेटेड जो लेक्चर चल रहे हैं, आपने होप करता हूँ आपने 10th लेक्चर देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं फिर भी आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा जो मैंने पढ़ाया था। क्या होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और लाइट के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया कि हम यहाँ पे रे ऑप्टिक के साथ डील कर रहे हैं। रे ऑप्टिक का मतलब क्या हो जाता है, जब भी कोई लाइट आपकी ट्रेवल करती है तो वो एक क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है, रे की फॉर्म में वो चलेगी, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, मैंने ये बोला था कि आपकी जो लाइट है, हर मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीडियम का मतलब क्या, मान लीजिए पहला मीडियम है जहां पे इस मीडियम में क्या आपकी एयर है। अगला मीडियम इसके बाद जो आ जाता है वो मान लीजिए क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। उसका अगला मीडियम जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, मान लीजिए ग्लास आ जाता है। मैंने यही बात बताई थी। तो मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता जाएगा, द स्पीड ऑफ लाइट आल्सो विल चेंज। जो रे है आपकी लाइट की, उसकी स्पीड भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी, एयर में आपकी जो लाइट चल रही है उसकी मान लीजिए स्पीड कितनी है, 50 है। जैसे यही रे आपकी पानी के अंदर चलना शुरू करेगी, जी वाटर के अंदर चलना शुरू करेगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कितनी होगी, 45 होगी। जैसे ये रे फिर गिलास के अंदर गई तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, मान लीजिए कितनी होगी, 40 होगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता जाता है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जिस स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये जो मीडियम है, मैं देखो अगर आपको इसको ध्यान से देखो, हवा जो होती है, ये एयर और वाटर को मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो मीडियम है मान लीजिए। ये पहला मीडियम मान लीजिए एयर, और दूसरा मीडियम है कौन सा आपका, वाटर। ये दो मीडियम को जो एक लेयर सेपरेट कर रही होती है, जहां पे ये दोनों मीडियम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। मींस जहां पे ये जो लेयर है, एयर मीडियम को और वाटर मीडियम को क्या कर रही है, आपकी डिस्टिंग्विश कर रही है, जब दोनों को जहां पे ये क्या कर रही है, मीट कर रही है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ये बात याद रखना। अच्छा, और दूसरी बात, ये एयर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देखूं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफी ज्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये इनके मॉलिक्यूल काफी ज्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं। क्या होते हैं, डेंस, यानी कि एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो ऐसा कोई दो, जब भी हम मीडियम को कंपेयर करते हैं, उन दोनों मीडियम में से एक मीडियम कैसा होता है, रेयरर मीडियम, और दूसरा मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम। बात समझ गए, एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम कौन सा होता है, जहां पे आपके उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्या हो, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो, इसलिए हम उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। और ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, काफी ज्यादा एक दूसरे के पास हो, उसे हम कौन सा मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको टेक्निकल वर्ड्स बोल लूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, और इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं आपको, जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए यहां पे मेरे पास वाटर है और एक ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस को सेपरेट दूसरा कौन सा मीडियम सेपरेट कर रहा है, इसको मान लीजिए इसको सेपरेट कर रहा है हनी। इस तरफ वाटर है और इस तरफ हनी है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे वाटर जो होगा वो कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, और जो हनी होगा वो कौन सा मीडियम होगा, आपका डेंसर मीडियम होगा। बात समझ गए। जैसे मैंने एयर और वाटर को कंपेयर किया था, तो वाटर उस केस में क्या था, डेंसर मीडियम, और एयर कौन सा था आपका, रेयरर मीडियम। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। देखो डेंसर मीडियम का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा एक दूसरे के पास पास हैं। जैसे हनी की बात करें, मॉलिक्यूल्स आपके काफी ज्यादा एक दूसरे के क्या है, पास पास है। लेकिन वाटर की बात करनी हो, ये क्या है, इसके कंपेयर में डेंसर रेयरर मीडियम है। तो जब भी रे चलेगी तो वाटर के अंदर जो रेज होगी, लाइट रे होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन हनी। हनी के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी, यहां पे कम होगी, और पानी के अंदर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें। इतनी सी बात समझ आ गई। अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, whenever light enter obliquely from one medium to another medium, the direction of the propagation of light changes।
जब भी आपकी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ध्यान रखना ये लाइट रे जो है कैसी एंटर करनी चाहिए, ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब जैसे ऐसे करके, ये मान लीजिए एक इंटरफेस है, मैं एग्जांपल ही दे देता हूं, ये कौन सा मीडियम है आपका, मान लीजिए रेयर मीडियम है। अगर रेयर नहीं समझ आ रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं एयर, और यहां पे क्या है आपका वाटर, और इसको सेपरेट कौन कर रहा है, इंटरफेस। दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस। ओब्लिकली का मतलब क्या, लाइट रे हमेशा कैसे एंटर करेगी, ऐसे करके एक एंगल के ऊपर 90 डिग्री पे, इस इंटरफेस के ऊपर ऐसे 90 डिग्री पे लाइट एंटर नहीं कर सकती। अगर ऐसे करेगी तो कुछ भी हमारी रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। रिफ्लेक्शन कब होती है, जब भी कोई लाइट रे ओब्लिकली एंटर करती है, कहां पे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस समय जो प्रोपोगेशन होती है लाइट की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, वेन एवर लाइट रे एंटर ओब्लिकली, जब भी कोई लाइट रे ओब्लिकली एंटर करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसा होने से क्या होता है, लाइट रे क्या करती है, बेंड कर जाती है। क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है फ्रॉम इट्स पाथ, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला, कोई भी लाइट रे एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो मान लीजिए एक लाइट रे है, मैं यहां पे आपके लिए रे बना के सिखाता हूं कैसे हमने करना है। देखिए, ये मान लीजिए एक रे आई और एंटर हुई यहां पे। जब भी कोई ले यहां पे आके इंसिडेंट हुई, इस रे को कौन सी रे बोलूंगा मैं, इस रे को बोलूंगा मैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे, ये वाली। जैसे यहां पे रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद देखो, एक्चुअली इस रे को कैसे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था आगे, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है, देखिए यहां पे मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक पहली क्या है, जब भी कोई लाइट रे क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। कैसे बेंड करती है, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। दूसरी बात, जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, जब भी कोई रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, रे फिर से क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी अपने एक्चुअल पाथ से। एक्चुअल पाथ से जैसे ही बेंड कर जाएगी, तो रे फिर से क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो कैसे बेंड करेगी इस बार, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या कर जाएगी, दूर जाएगी। अब ये नॉर्मल क्या है, देखिए ये आपका क्या था, इंटरफेस था, और यहां पे मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, उस इंटरफेस के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा, ये रे एंटर की इस तरह से, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। एक्चुअली रे को जाना कैसे था, ऐसे था, पर इसने अपने मीडियम को चेंज कर दिया। कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। दोनों मीडियम को कंपेयर करूं तो एयर मीडियम कौन सा होता है, रेयर मीडियम, एज कंपेयर टू वाटर को कंपेयर करूं तो ये वाला मीडियम कौन सा हो जाएगा आपका, रेयर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो रे क्या करेगी, बेंड करेगी। कैसे, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो कैसे, देखो रे कैसे जाएगी हमारी, यहां पे मैं बताता हूं आपको, ये देखिए। तो एक्चुअली हमारी रे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी इस तरफ। एक्चुअली जाना कैसे था इसको, रे को इस तरफ जाना था, पर चली किस तरफ गई, पर चली किस तरफ गई है आपकी, ये रे चली गई है इस तरफ। क्या ये बात समझ आ गई सभी को। अच्छा, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, मैंने पहले बता दिया, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो रे बेंड करेगी किस तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल। अब देखो, रेयर टू मीडियम टू डेंसर मीडियम की टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई। अब ये जो रे थी इंसिडेंट हुई, तो यहां पे एंगल बनेगी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उस एंगल को कौन सी एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो जब भी कोई रे रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है, उस एंगल को कौन सी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए थोड़ी सी और एग्जांपल समझ लेते हैं हम यहां पे। ये देखिए, ये आपका कोई इंटरफेस है, मान लीजिए ये कौन सा मीडियम है आपका, रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम है। और दूसरा केस ले लेता हूं, यहां पे कौन सा मीडियम आपका, डेंसर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम आपका, रेयरर मीडियम है। अब देखिए कैसे काम होगा। ये मान लीजिए आपकी कोई रे आई,
ठीक है, ये ऐसे करके कोई रे आई और इंसिडेंट होगी यहां पे आके। जैसे यहां पे आके इंसिडेंट हुई, एक्चुअली रे को जाना कैसे था, इस तरफ जाना था, है ना। देखिए एक्चुअली रे को कैसे जाना था, ऐसे चला जाना चाहिए था आगे सीधी लाइन पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को पाथ को फॉलो करती है कोई भी रे। पर इसने अपने मीडियम को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। रे ने अपने मीडियम को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, इसलिए ये बेंड कर जाएगी। कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। जब भी कोई रे रेयर टू डेंसर जाती है तो उस समय क्या होता है, रेयर से डेंसर जाने के कारण रे बेंड करती है टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो नॉर्मल आपका कहां पे है, नॉर्मल आपका ये है, ये आपका क्या है, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो रे इसकी तरफ आ जाएगी, किस तरफ आ जाएगी, मींस इस तरफ। पहली बात समझ आ गई। अब दूसरा केस लेते हैं, यहां पे आपकी रे क्या की है, इंसिडेंट आई रे, यहां पे इंसिडेंट हुई। जैसे कि रे आप हमेशा कैसे चलती है, एक सीधी लाइन पे चलती है, तो एक्चुअली इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था, है ना। एक्चुअली ये मैंने बताया ना, ये रे हमेशा कैसे चलती है, सीधी लाइन पे। तो एक्चुअली इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने अपने मीडियम को क्या कर लिया है, चेंज किया है। जैसे ही मीडियम चेंज होता तो रे क्या करती है, बेंड करती है। कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर। जब भी डेंसर से रेयरर जाएगी तो रे बेंड करेगी, कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की इस बार पास नहीं आएगी, इस तरफ नहीं आएगी, बल्कि किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, अपने पाथ को डाइवर्ट कर देगी। तो इस तरफ ये आपकी रे बेंड कर जाएगी। ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है आपकी, रिफ्रैक्टर रे। ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कौन सी एंगल होगी, ये कौन सी एंगल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सी एंगल होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सी एंगल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सी एंगल होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, रिफ्रैक्शन क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कल मैंने आपको बताया था ना, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिया था, मैंने बोला था हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो वही आज दो लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही है। पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था ना, उसके जैसा ही है ये। मींस जो जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, और जो नॉर्मल होता है किसके ऊपर, इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस कौन सा, जो क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है दो मीडियम को, ट्रांसपेरेंट मीडिया को, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे कहां पे लाई करते हैं, एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए मैं एक बार आपके लिए डायग्राम वापस बना देता हूं। देखिए ये आपके इंटरफेस है, ठीक है। मैं यहां पे नीचे ही डायग्राम बना देता हूं। इधर आपने यहां पे डायग्राम बना लेनी है। इस पॉइंट के बाद कैसी डायग्राम बनाओगे, देखिए ऐसे करके ये डायग्राम यहां पे आएगी आपकी, ठीक। तो कैसे बनाओगे, आपकी डायग्राम कैसी आएगी, ये आपका आ जाएगा इंटरफेस, और यहां पे आपकी आएगी इंसिडेंट रे, ठीक है। और आपको एक क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, और यहां पे आपने ड्रॉ कर लेना है क्या, नॉर्मल, ठीक। तीसरी आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्टर रे। मान लीजिए ये अगर रेयर है तो दूसरा कौन सा, डेंसर। तो डेंसर से भी रे कैसे बेंड कर जाएगी, ऐसे करके। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मान लीजिए आपका कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर। ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। बात समझ गए। अच्छा, तो ये सारे के सारे तीनों चीजें, ये कौन सी रे आपकी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारी की सारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी आपकी क्या है, ये नॉर्मल। नॉर्मल किसके ऊपर, आपका इंटरफेस के ऊपर। जी इंटरफेस क्या है, जो दो मीडिया को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, पहला लॉ। दूसरा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी मैथमेटिक्स में, अगर नहीं पढ़ी है फिर भी यहां पे एक बार देख लो। ट्रिग्नोमेट्री में आपने दो टर्म्स पढ़नी होती है, एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, जिसको हम कोसाइन भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइन। लिखने में क्या होता है, साइन को हम कैसे लिखते हैं, SIN। कोसाइन को हम कैसे लिखते हैं, COS, कॉस, ठीक। यहां पे मुझे एक ही टर्म यूज करनी है, साइन को। आपको मैथमेटिक्स में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अभी तक तो आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पढ़नी है तो आपको पता चल जाएगा साइन और कोसाइन क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ पे फिजिक्स में लाइट चैप्टर में इस टर्म को आना था, तो आपको इसको एक बार देखना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है,
द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और इस लॉ को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए यहां पे मैं एक बार लिख के बताता हूं मैथमेटिकली क्या होता है। मान लीजिए आई क्या है आपकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहां पे देखो मैंने अभी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपकी? आई है। और आर क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है? बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह से लिखो मैथमेटिकली, इस तरह से लिखना है इसको। तो आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर। एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। अगर रेड कलर की लाइट है तो रेड कलर की लाइट की ही बात होगी, अगर ब्लू कलर की लाइट है तो ब्लू कलर की लाइट की बात होगी, अगर ग्रीन कलर की लाइट है तो ग्रीन कलर की लाइट की ही बात होगी। एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए मींस यहां पे अगर आप एयर ले रहे हो और यहां पे वाटर ले रहे हो, तो इन दोनों का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेगा? अगर 10 वैल्यू आती है तो 10 ही रहेगी, अगर 5 वैल्यू आती है हमेशा कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। याद रखना मीडिया का क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। पेयर ऑफ मीडिया क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हनी आता है और यहां पे आपका मान लीजिए ग्लास होता है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल यानी कि साइन आई अपन साइन आर जो आता है वो क्या आएगा? हमेशा 5 आता है। अगर यहां पे अगर एयर होती और यहां पे ग्लास होता तो जो आपकी वैल्यू आती साइन आई अपन साइन आर वो हमेशा कितनी आती? 6 आती। मींस क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। यह आपने लिख लेना है। इतनी सी बात समझ आ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। दोनों मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। और ये आपने मैथमेटिकली इस तरह से आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्ट। आपने स्नेल्स लॉ तो पढ़ लिया। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एक जो हमने सेकंड लॉ जो पढ़ा, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में डायरेक्ट कई बार इसी की स्टेटमेंट पूछते हैं, व्हाट यू मीन बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने ये बताना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अलग से भी समझा सकते हैं। क्या होता है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल अस extent of change in direction of light ray when enter from one media to another। मैंने आपको देखो जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी कोई लाइट रे एक मीडिया से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। लाइट रे का पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कितना लाइट रे का पाथ चेंज होगा वो कौन डिसाइड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है which tell us the extent of change in direction of light ray। कितने एक्सटेंट तक जो लाइट रे है अपने पाथ को चेंज करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कितना चेंज होगा वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताती है? वो हमें बताती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल सी बात, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल अस एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर। जब एक मीडिया से दूसरी मीडिया में लाइट रे एंटर करती है उस समय कितने एक्सटेंट तक जो लाइट रे की डायरेक्शन है वो चेंज होगी वो कौन बताता? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब मैथमेटिकली इसकी स्टेटमेंट भी बनती है। मैथमेटिकली क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक होता है एन, जहां इसको हम किसके साथ लिखते हैं? म्यू के साथ। किसके साथ? म्यू। आपने फर्स्ट वर्ड ये वर्ड सुना होगा तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे। क्या बोलते हैं उसको? म्यू, MUE, म्यू पढ़ते हैं। लिखा कैसे जाता है इसको लिखते हैं हम ऐसे, यू डालना है आपने और यहां पे एक थोड़ी सी ऐसे करके डंडी खींच देनी है। ये होता है आपका ग्रीक वर्ड म्यू, ठीक है। तो इसको डिनोट जहां रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? म्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनती है?
म्यू टू 1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to the speed of light in medium second। तो मैंने यहां पे क्या बताया, म्यू टू वन का मतलब क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब क्या, ये आपका इंटरफेस है और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम आपका क्या है 2 है। मैं एक बार वापिस आपके लिए भी लिखता हूं, समझाता हूं साइड पे। देखिए, ये देखिए ये आपका मान लीजिए एक ऐसे करके इंटरफेस है, जो मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है आपका 2, और लाइट रे आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हो आप, सेकंड का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट में। तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे डिफाइन करते हो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो देखो मैंने क्या समझाया यहां पे, ये देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of, किसकी रेशियो लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां पे आप 2 लिख लेना, ठीक है, 2 इन मीडियम 2। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितनी है, v1 है, तो मीडियम सेकंड में कितनी होगी, v2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ऐसे ही मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इसको म्यू के साथ भी लिखते हैं और एन के साथ भी लिखते हैं। अगर आपका मन है एन के साथ लिखने तो आप कैसे लिखोगे, n/2 1। ऐसे ही दूसरे तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 भी कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे n/2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। म्यू के साथ भी लिख सकते हैं इसको, म्यू कैसे ऐसे डालते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये है हमारा तरीका लिखने का। तो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैंने बताया हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या होगी आपकी लाइट की, कम होगी। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, वहां पे स्पीड क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। इस बात को याद रखना। मैंने क्या बताया, जहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या, कम, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या, ज्यादा। यहां पे एक और टर्म आ जाती है, वो क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक मीडियम की बात करता है। पहले मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताया वो क्या बताया, एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहां पे हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे हम कंपैरिजन करते हैं किसका, मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और वैक्यूम के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब यहां पे कोई भी एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता हो, यहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं हो, जहां पे कोई भी आपकी एयर फ्रिक्शन नहीं हो। एयर फ्रिक्शन का मतलब कोई भी चीज जिसके ट्रेवल को रोक रही है, जैसे आपकी लाइट चल रही है, जब हमारे इस एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है तो यहां पे क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एयर के मॉलिक्यूल्स के क्या करते हैं, लाइट की स्पीड को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इतना ज्यादा कम तो नहीं कर पाते पर कम कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास आपकी काफी ज्यादा स्पीड कम कर देता है, किसकी, लाइट की। बात समझ आ रही होगी। तो यहां पे जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम सिंपल क्या होता है, सिंपल इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको डिनोट पहले, सबसे पहले इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, म्यू एम के साथ, या मैंने पहले बोला था इसको एन के साथ भी लिख सकते हैं, तो एन एम के साथ। तो जब भी आपको इसकी स्टेटमेंट बनाओगे तो कैसे बनेगी इसकी स्टेटमेंट, म्यू एम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो उसके मीडियम का। तो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इसको रेशियो एन नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज सिंपली नाउन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या बात समझ आ गई सभी को? ओके, ये आपकी स्टेटमेंट होगी मैथमेटिकली। अब स्पीड सी के साथ हम क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम किसके साथ लिखते हैं, सी के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी। सी अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और वी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकता हूं, सी अपॉन वी। देखो आपकी ये अगर हायर क्लासेस में जाओगे आपको ये पता चलेगा वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो अलग अलग होती है, लेकिन यहां पे आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है वैक्यूम और एयर एक जैसी है, इसलिए मैंने यहां पे भी आपके लिए लिख दिया है। तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो एयर का, देखो आगे मैं आपके लिए टेबल लेकर आया हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो क्या है यहां पे, अगर आप एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो तो कितना ज्यादा, देखो 1.003 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना, 1.0003, तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो इसलिए हम एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट एक जैसा ही मान लेते हैं, तो इसलिए वहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो सी क्या आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एक ही मतलब है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, तो वो भी मैं वैल्यू आपको बता देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे आपके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं करनी है, फिर भी अगर आपको देखना होगा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी वैल्यूज को आप देख सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी होता है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का ढूंढ रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम का, तो कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे करके इनको लिखना होता है हमें। ऐसा क्यों, ये देखो ये μ1 का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का। ये μ2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा मीडियम का, सेकंड मीडियम का। यहां पे μ2 का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और μ1 का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहां पे आपको देखो सभी की वैल्यूज पता है। एग्जांपल के तौर पे आपको आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो अगर मैं आपको पूछूं आइस का रिफ्रैक्टिव, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आइस का विद रिस्पेक्ट टू एयर का, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, देखिए मैं बोल रहा हूं ये आपका एक इंटरफेस है, यहां पे आपकी आइस है और यहां पे आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी क्या है, एयर है और यहां पे आपकी क्या है, आइस है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आइस का विद रिस्पेक्ट टू एयर का, तो कैसे फाइंड करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस लिख दोगे।
एयर की कितनी वैल्यू है 1.0003 और आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1.31। ठीक है, तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइस का विद रिस्पेक्ट टू आपने एयर का क्या कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। कुछ भी डाउट होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे पूछना, मैं आपके उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।